इस नई और बेहद खास विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम विषय नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब ये कुछ ऐसा है जो सीधा दिमाग पे चोट करता है और सोचने पे मजबूर कर देता है। आज हम 20 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली फिल्म सही कहा आपने। हमारा उद्देश्य इस ट्रेलर के उन चंद मिनटों के संवादों में छिपे उस गहरे अर्थ को समझना है जो हमारी न्याय प्रणाली की खामियों को दिखाते हैं। हाँ, और सिर्फ न्याय प्रणाली नहीं, बल्कि समाज की संवेदनहीनता और एक इंसान के मनोवैज्ञानिक आघात की बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पर बात शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं। इस ट्रेलर के ट्रांसक्रिप्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत बड़े और जटिल सिस्टम पर प्रहार करता है। मतलब हम आए दिन खबरों में आंकड़ों और कानूनी प्रक्रियाओं की बात तो सुनते ही हैं। बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन देखिए, जब उन कागजी आंकड़ों के पीछे की मानवीय कीमत और सिस्टम की विफलता हमारे सामने सीधे संवादों के रूप में आती है ना, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। सही बात है। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, ये उस वास्तविकता का आईना है जो हर दिन हमारे ही इर्द गिर्द घटित हो रही है। इस पूरी चर्चा में हमारा ध्यान इसी बात पर रहेगा कि कैसे ये छोटी छोटी लाइनें पूरे कानूनी और सामाजिक ढांचे की असलियत खोलकर रख देती हैं। तो शुरुआत करते हैं उस हिस्से से जो सुनते ही सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ट्रेलर के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। हाँ, वो 80 कंप्लेंट्स वाला। जी, एक संवाद है कि मैम, इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट्स हुई थी, जिसमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये बहुत ही भयानक आंकड़ा है। मतलब सोचिए, 80 में से 76 शिकायतों का ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा फेलियर है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि असल में इस ट्रायल स्टार्ट ना होने का ग्राउंड लेवल पर क्या मतलब होता है। देखिए, इसका मतलब बहुत ही डरावना है। ये आंकड़ा न्याय प्रणाली की उस रेंगती हुई गति को दर्शाता है। ये मुकदमों के उस अंतहीन पहाड़ को दिखाता है जिसके नीचे असल न्याय अक्सर दम तोड़ देता है। जब ये कहा जाता है कि ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पीड़िता की शिकायत सिर्फ एक फाइल बनकर किसी सरकारी अलमारी में धूल फांक रही है। और समय के साथ तो चीजें और खराब ही होती होंगी। बिल्कुल, जो सबूत आज ताज़ा है वो समय के साथ मिट जाएंगे। जो गवाह आज सब कुछ याद रखे हुए हैं, 2 साल बाद उनकी याददाश्त धुंधली पड़ जाएगी। ये सिस्टम की देरी अपने आप में एक तरह का अन्याय है। मतलब न्याय तक पहुंचने का सफर इतना लंबा और थका देने वाला बना दिया गया है कि इंसान बीच में हार मान ले। हाँ, कई बार लोग हार मान ही लेते हैं। और इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही अजीब विरोधाभास इस क्लिप में देखने को मिलता है। एक तरफ हम 80 शिकायतों और 76 पेंडिंग ट्रायल्स जैसे खौफनाक आंकड़ों की बात कर रहे हैं जी, और ठीक उसी समय बैकग्राउंड में हमें बिल्कुल सामान्य रोजमर्रा के जीवन के संवाद सुनाई देते हैं। जैसे कोई कह रहा है, तेरा बैग यहाँ रख रहा हूँ। हाँ, और वो बच्चे वाला संवाद भी है। बिल्कुल, एक मासूम सा बच्चा पूछ रहा है, मम्मा आई लव यू को मलयान में क्या बोलते हैं? इन्या इश्क। ये एक पल के लिए बहुत प्यारा लगता है ना? मतलब एक पल के लिए ये सब कितना सामान्य लगता है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि एक तरफ आम जनजीवन अपनी उसी पुरानी लय में चल रहा है और ठीक उसी पल, उसी दुनिया में कहीं किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। सुनने वालों के लिए ये विरोधाभास कहानी को बहुत असली बना देता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी और कड़वी विडंबना है। दुनिया किसी एक के आघात या किसी एक भयानक घटना के लिए रुकती नहीं है। सामान्य जीवन की ये मासूमियत और पृष्ठभूमि में चल रही अपराध की ये खौफनाक सच्चाई, दोनों एक ही समय में समानांतर रूप से मौजूद हैं। मतलब सब कुछ साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल, ये विरोधाभास इस बात को रेखांकित करता है कि अपराध किसी दूसरी दुनिया या किसी सुनसान टापू पर नहीं होते। वो हमारे इसी सामान्य रोजमर्रा के जीवन के बीचों बीच पनपते हैं, हमारी ही सड़कों पर। हाँ, जब एक माँ अपने बच्चे को आई लव यू बोलना सिखा रही होती है, उसी वक्त कोई और माँ शायद अपने बच्चे के लिए न्याय की भीख मांग रही होती है। ये सच में बहुत विचलित करने वाला है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें और जांच प्रक्रिया की उस भूल भुलैया को समझने की कोशिश करें, तो चीजें और भी उलझ जाती हैं। जी, जांच वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेलर में हम देखते हैं कि जो आरोपी हैं, उनके पास बचने के लिए अपने ही तर्क हैं और बहुत ही सॉलिड लगने वाले बहाने हैं। वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, चारों लोग शादी में थे और उनके पास शादी की तस्वीरें भी हैं। हाँ, वो पुलिस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर उनके पास सच में शादी की तस्वीरें हैं और वो कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी हो गई थी,
तो क्या पुलिस उन्हें महज शक के आधार पर रोक सकती है? बचाव पक्ष तो इसे सीधा सीधा पुलिस की ज्यादती बता सकता है। देखिए, यहीं पर एक असली जांचकर्ता के तार्किक दिमाग की परीक्षा होती है। अपराधी हमेशा एक परफेक्ट स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। एक छद्म आवरण बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पुलिस या जांच अधिकारी का पलटवार है वो बहुत ही सटीक और लॉजिकल है। हाँ, वो लिफ्ट वाला संवाद। जी, अधिकारी उनसे पूछती हैं, जिसने लिफ्ट दी थी उस गाड़ी की भी फोटो होगी आपके पास? फिर वो आगे कहती हैं, गाड़ी की फोटो कौन लेता है? गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता है? ये क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत जबरदस्त है ना? ये दिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी सफाई से बोला गया हो, उसमें कहीं ना कहीं कोई झोल जरूर होता है। ये संवाद इस बात का प्रमाण है कि जांच की वास्तविकता कितनी कठोर होती है। हर झूठ की परत को उधेड़ने के लिए पुलिस को अपराधियों से एक कदम आगे सोचना पड़ता है। लेकिन पुलिस भी आखिर इंसान है। उस फ्रस्ट्रेशन और खींचतान का असर जांच करने वालों पर भी दिखता है। एक जगह संवाद आता है, शुक्ला और दिनकर दोनों को सामने बैठाओ, झूठ बोल रहा है साले। हाँ, ये लाइन उस दबाव को दिखाती है। मतलब इन लाइनों से साफ पता चलता है कि सिस्टम में कितना कंफ्यूजन है और सच उगलवाने के लिए किस तरह का मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये सिर्फ पूछताछ के स्तर पर नहीं है, बल्कि पूरे ढांचे की विफलता से जुड़ा हुआ है। जब हम आगे देखते हैं तो जांच में फोरेंसिक सबूतों के अभाव का भी साफ जिक्र आता है। हाँ, वो डीएनए मैच ना होने वाली बात। बिल्कुल। इस ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही हताश करने वाला जिक्र है कि कैसे कभी नंबर प्लेट नहीं मिलती तो कभी लड़कों का डीएनए सैंपल मैच नहीं होता। अब आप सोचिए, हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था इस बात पे टिकी है कि सबूत लाओ। सही बात है, सब कुछ तो सबूत पर ही निर्भर है। लेकिन जब तकनीक और फोरेंसिक ही फेल हो जाएं, जब सबूत ही गायब हो जाएं, तो न्याय कैसे मिलेगा? अपराधी अक्सर इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने फिजिकल एविडेंस मिटा दिया तो कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बात सिर्फ सबूत मिटाने तक सीमित नहीं है, बात उस रसूख और भ्रष्टाचार की भी है जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। ओहो, वो आंकड़े वाला संवाद। हाँ, ट्रेलर का एक डायलॉग है जो सीधे तौर पर सत्ता के अहंकार को दिखाता है। तो ये कहता है, एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोलिए, यहां बाहर कहीं भी हम पहुंचाएंगे। ये सच में बहुत शर्मनाक है। मतलब कमाल है यार, किसी को इस बात का डर ही नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है। उन्हें लगता है कि पैसा फेंकेंगे और पुलिस से लेकर कोर्ट तक सब खरीद लेंगे। ये डायलॉग हमारे समाज के उस वर्ग की मानसिकता को नंगा कर देता है जो खुद को कानून से ऊपर मानता है। एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोलिए। इस एक लाइन में जो गुरूर है वो ये मानकर चलता है कि न्याय एक बिकाऊ वस्तु है, एक तरह का प्रिविलेज है। बिल्कुल। ये उस विशेषाधिकार की ओर इशारा करता है जहां कुछ लोगों को लगता है कि उनके पैसे और उनके रसूख के आगे कोई भी नियम, कोई भी कानून मायने नहीं रखता। और सबसे दुखद बात यह है कि कई बार ऐसा होता भी है। और यही कारण है कि आम आदमी का इस सिस्टम से भरोसा उठने लगता है। हाँ, और ये भरोसा तब और टूटता है जब मामला कोर्टरूम या पूछताछ के उस स्तर तक पहुंचता है जहां पीड़िता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। इस पूरे वीडियो क्लिप में जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है सर्वाइवर पर ही सवाल उठाना और उसका चरित्र हनन करना। कोर्टरूम ड्रामा अक्सर ऐसे ही होता है। एक जगह सीधा पूछा जाता है, क्या लड़की की इच्छा की कभी हुआ है क्या? ये बहुत ही घटिया सवाल है। और फिर उस टाइमलाइन को लेकर वो बेहुदा बहस शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि एटीएम से यहां तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? मुझे ये समझ नहीं आता कि एक इंसान जो इतने बड़े हादसे से गुजरा है उससे 25 मिनट का ऐसा सटीक हिसाब क्यों मांगा जा रहा है, जैसे वो कोई मशीन हो। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया का वो काला सच है जहां न्याय दिलाने वाली व्यवस्था खुद एक दूसरी प्रताड़ना बन जाती है। बचाव पक्ष का सबसे पुराना और परखा हुआ तरीका यही होता है कि मामले को भटका दो और पीड़िता के चरित्र पर ही शक पैदा कर दो। विक्टिम ब्लेमिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे पूछकर भी ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि शायद लड़की अपनी मर्जी से वहां रुकी थी। ये सिस्टम की उस असंवेदनशीलता को दर्शाता है जहां एक ऐसे इंसान से जिसका दिमाग उस वक्त खौफ से सुन्न हो चुका होगा, एक रोबोट जैसी सटीकता की उम्मीद की जाती है। वे इंसान के आघात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, वो बस एक लॉजिकल टाइमलाइन ढूंढ रहे होते हैं। और इसी लॉजिकल टाइमलाइन और परफेक्ट गवाह की उम्मीद हमें ट्रॉमा और मेमोरी यानी आघात और याददाश्त के उस मुद्दे की तरफ ले जाती है जिस पर शायद ही कभी खुलकर बात होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ट्रेलर में ABCDE नामक आरोपियों के संदर्भ में एक बहुत ही अहम बहस है। सर्वाइवर कहती है, मुझे उनके फेस याद नहीं।
इस पर बचाव पक्ष तुरंत तंज कसते हुए कहता है कि वो इनका फॉल्ट है। और फिर पीड़िता को ये सुनना पड़ता है कि ये उसकी गलती है। ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। कोई अपने साथ हुए इतने बड़े अपराध के बाद अपराधियों के चेहरे कैसे भूल सकता है? बचाव पक्ष भी यही कहता है, ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? ये सवाल ही इस बात का सबूत है कि हमारा समाज और हमारा कानून मानवीय मनोविज्ञान को लेकर कितना अनपढ़ है। आप इसे थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। जब कोई व्यक्ति इतने भयानक और जानलेवा मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरता है तो उसका दिमाग खुद को उस दर्द से बचाने के लिए डिसोसिएशन की स्थिति में चला जाता है। डिसोसिएशन मतलब दिमाग अपने आप को सुन्न कर लेता है। हाँ, विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि अत्यधिक ट्रॉमा के दौरान दिमाग यादों को प्रोसेस करने का तरीका बदल देता है। चेहरे धुंधले हो सकते हैं, घटनाओं का क्रम आगे पीछे हो सकता है। ये तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। बिल्कुल, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली को एक ऐसा गवाह चाहिए जो बिना डरे, बिना अटके सब कुछ एकदम फिल्म की तरह बयान कर दे। ये संवाद उस भारी अंतर को उजागर करता है जो किताबी कानून और एक इंसान के असली ट्रॉमा के बीच मौजूद है। सही कहा। और इसी बेरुखी और मशीन जैसे सिस्टम के खिलाफ एक आवाज उठती है। इस पूरे ट्रेलर का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट या रोंगटे खड़े कर देने वाला पल है, वो एक बहुत ही छोटा सा डायलॉग है। हाँ, वो पर्सनल होने वाला। जी, जब बचाव पक्ष द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या आप पर्सनल हो रही हैं, तो जो पलटकर जवाब आता है वो सीधा दिल पर लगता है। जवाब मिलता है, हाँ, हो रही हूं मैं पर्सनल, किसी को होना पड़ेगा पर्सनल। आपको ये लाइन इतनी दमदार क्यों लगती है? ये लाइन इसलिए दमदार है क्योंकि ये सिस्टम के उस ढोंग को तोड़ती है जो हमेशा ऑब्जेक्टिव और तटस्थ रहने का दिखावा करता है कि कानून अंधा होता है। हाँ, कानून अंधा होता है, कानून जज्बातों से नहीं चलता। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो अंधा कानून एक पीड़िता के आघात को ही उसकी कमजोरी मानकर उसका मजाक उड़ाने लगे तो उस तटस्थता का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ये संवाद इस बात की घोषणा है कि जब सिस्टम पूरी तरह से ठंडा और संवेदनहीन हो जाए तो न्याय पाने के लिए किसी न किसी को तो अपनी भावनाओं को जगाना होगा। पर्सनल होना यहाँ कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये उस सोई हुई और जंग खा चुकी व्यवस्था के खिलाफ एक बगावत है। और ये बगावत जरूरी भी है, क्योंकि समस्या सिर्फ कोर्ट या पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं है। अब हम इस चर्चा के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला किस्सा ना? हाँ, ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जो समाज के उस असली चेहरे को बेनकाब करता है जिसे हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं। एक शिक्षिका का संवाद आता है। वो कहती हैं, मैम, मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूं उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने वहां कार में। ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोरदार तमाचा मार दिया हो। सच में, मतलब सोचने वाली बात है कि उस लड़के के अंदर से डर, शर्म या इंसानियत पूरी तरह से खत्म कैसे हो गई। वो ऐसा मैसेज टाइप करने से पहले 1 सेकंड के लिए भी झिझका नहीं। और ये तमाचा हमारी उस सामूहिक परवरिश पे है जिस पे हम इतना गर्व करते हैं। ये संवाद सिर्फ घिनौना नहीं है, ये एक बहुत गहरी सामाजिक बीमारी का लक्षण है। हम हमेशा सोचते हैं कि अपराधी कोई अलग ग्रह से आते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि वे कोई बहुत ही असामाजिक तत्व होते हैं, लेकिन यहाँ बात उन स्कूली या कॉलेज के लड़कों की हो रही है जो हमारे ही घरों से आते हैं। जब एक लड़का क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ और भी छात्र जुड़े हैं, इतनी आसानी से एक खौफनाक अपराध को किसी पार्टी या इवेंट की तरह देखता है जिसमें उसे इन्वाइट नहीं किया गया, तो ये उस विकृत मानसिकता को दर्शाता है जो समाज में जड़ें जमा चुकी है। इसका मतलब है कि उसे पता है कि उसके दोस्त भी इस बात पे हंसेंगे या इसे नॉर्मल मानेंगे। एकदम सही। ये उस टॉक्सिक इको चैम्बर को दिखाता है जहां सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए युवा ऐसे हिंसा के प्रति पूरी तरह से सुन्न हो चुके हैं। वे डिसेंसिटाइज्ड हो गए हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। ये संवाद इस बात पर मोहर लगाता है कि समस्या सिर्फ उन 4 अपराधियों की नहीं है जो पकड़े गए हैं। समस्या उन हजारों युवाओं की है जो चुपचाप बाहर बैठे ऐसी घटनाओं का महिमा मंडन कर रहे हैं। अगर आज हमने इस मानसिकता का इलाज नहीं किया तो कल को यही लड़के उस व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकलकर असल जिंदगी में वही अपराध करेंगे। ये इस पूरी चर्चा का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि ये समाज के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। जी, और इसी घुटन भरे माहौल के बीच हम कहानी के उस अंतिम और हताश करने वाले मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कानूनी गतिरोध अपने चरम पर है। संवाद आता है, सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा मैम।
सर्वाइवर अभियुक्तों को पहचान भी नहीं पा रही। ये एक डेड एंड है। और फिर एक बेबसी भरा सवाल गूंजता है, तो अब क्या करें मैम? अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि अगर डीएनए मैच नहीं कर रहा है और सर्वाइवर भी पहचान नहीं पा रही है, तो केस तो टेक्निकली खत्म हो जाना चाहिए ना? पुलिस इसके आगे करी क्या सकती है? कानूनी तौर पर देखें तो ये बिल्कुल एक डेड एंड है। यही वो कठोर वास्तविकता है जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे। हमारी व्यवस्था पूरी तरह से तकनीकी सबूतों के गुलाम है। सब कुछ विज्ञान और सबूत पर टिका है। हाँ, अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो सिस्टम के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचता, चाहे जांच अधिकारी को अपनी गट फीलिंग से कितना भी यकीन क्यों न हो कि अपराधी वही हैं। सबूतों के अभाव में कानूनी मशीनरी के पहिए रुक जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मशीनरी रुकने से अपराध रुक जाते हैं? बिल्कुल नहीं, अपराध तो होते रहते हैं। वही बात है। और यही बात अगली लाइन में सामने आती है जो इस अंधहीन चक्र को दर्शाती है। जब पूछा जाता है तो अब क्या करें, तो जो जवाब मिलता है वो दिल को चीर कर रख देता है। वो 8 साल की बच्ची वाला केस। जी, बताया जाता है कि अगले ही दिन एक 8 साल की बच्ची का केस सामने आने वाला है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई एक केस नहीं है, बल्कि एक फैक्ट्री है जो लगातार चल रही है। ये न्याय का वो अंतहीन चक्र है जो कभी थमता नहीं है। एक केस की फाइल अभी बंद भी नहीं हुई है कि एक और 8 साल की बच्ची उसी खौफनाक व्यवस्था के सामने खड़ी कर दी गई है। और यहीं पर इस क्लिप का सबसे शक्तिशाली कानूनी और दार्शनिक तर्क आता है। इररेलेवेंट बनाम रेलेवेंट की बहस। अप्रासंगिक और प्रासंगिक। हाँ, जब एक पक्ष इस 8 साल की बच्ची के केस का जिक्र करता है तो दूसरा पक्ष तुरंत कहता है ऑब्जेक्शन, इररेलेवेंट। और जवाब में सहमति जताते हुए भी कहा जाता है आई एग्री इट्स इररेलेवेंट स्टिल रेलेवेंट। ये थोड़ा तकनीकी लगता है। सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट करें कि एक ही चीज इररेलेवेंट होकर भी रेलेवेंट कैसे हो सकती है। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, अदालत एक मशीन की तरह सोचती है। जज का नजरिया होता है कि हम अभी इस वर्तमान केस की बात कर रहे हैं। वो 8 साल की बच्ची का केस एक अलग फाइल है, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो कानूनी रूप से अप्रासंगिक या इररेलेवेंट है। बिल्कुल। और वकील भी इस बात से सहमत है कि हाँ, कानून की किताब के हिसाब से ये रेलेवेंट है। लेकिन समाज के नजरिए से सोचिए, अगर आज इन मुजरिमों को तकनीकी खामियों के कारण छोड़ दिया गया तो कल इनका हौसला और बढ़ेगा और शायद वो 8 साल की बच्ची इनका या इन जैसों का अगला शिकार बनेगी। मतलब एक मामले में न्याय ना मिलना दूसरे अपराध के लिए जमीन तैयार करता है। एग्जैक्टली। इसलिए जो बात अदालत की चारदीवारी में इररेलेवेंट है, वो समाज के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। क्या बात है! ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक और गहरा विश्लेषण है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकालें तो हम पाते हैं कि ये स्रोत सामग्री महज कुछ दृश्यों का संकलन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये न्याय प्रणाली की उस लाचारी, सबूतों की मोहताज कानूनी प्रक्रिया और हमारे समाज की उस सामूहिक विफलता का एक बहुत ही कड़वा आईना है, जहां युवा व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपराध का मजाक उड़ा रहे हैं। और श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संवाद किसी लेखक की कोरी कल्पना नहीं है। ये हमारे आसपास की उन वास्तविकताओं की गूंज है जिन्हें हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। सही कहा। हमने देखा कि कैसे सिस्टम की देरी खुद एक सजा बन जाती है, कैसे रसूखदार लोग न्याय को अपनी जेब में रखने का गुरूर पालते हैं, और कैसे हमारी कानूनी प्रक्रिया अक्सर उस ट्रॉमा को समझने में पूरी तरह से फेल हो जाती है जिससे एक सर्वाइवर गुजर रहा होता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसे खुद अपने इलाज की सख्त जरूरत है। हमारी आज की चर्चा ने कई परतें खोली हैं, लेकिन इसे खत्म करने से पहले एक ऐसा नया विचार है जिस पर हम श्रोताओं का ध्यान खींचना चाहेंगे। एक ऐसा सवाल जो सीधे तौर पर इन संवादों में नहीं कहा गया, लेकिन जो इन हालात से ही पैदा होता है। और वो विचार क्या है? विचार ये है कि अगर न्याय प्रणाली पूरी तरह से केवल सटीक याददाश्त, सही टाइमलाइन और परफेक्ट डीएनए मैच जैसी वैज्ञानिक और तार्किक चीजों पर ही निर्भर करती है, तो फिर उस खौफनाक मनोवैज्ञानिक आघात का क्या जो इंसान के दिमाग को सुन्न कर देता है और यादों को धुंधला कर देता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी कानूनी प्रक्रिया उस आघात की वास्तविकता को समझने के लिए बनी ही नहीं है? और क्या पूर्ण न्याय के लिए इस कठोर ढांचे को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है? मैं कहूंगी कि इस पर विचार करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमें सोचना होगा कि क्या कानून को थोड़ा और मानवीय होने की जरूरत है? इसी गंभीर और चुभने वाले सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
इन संवादों ने हमें जो सोचने पर मजबूर किया है, उम्मीद है कि इस चर्चा से सुनने वालों के मन में भी ये सवाल जीवित रहेंगे, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक जवाब खोजने की कोई कोशिश नहीं होगी। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।